अभी हाउ डू यू टेक फेलियर्स? आई टेक फेलियर्स लाइक फेलियर कभी भी बिजनेसमैन का नहीं होता या एंटरप्रेन्योर का नहीं होता। फेलियर मॉडल का हो सकता है मार्केट आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, हो सकता है नेगेटिव दे, ये भी हो सकता है कि स्मॉल स्केल पर आपका यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छा हो। अब जैसे ही आप स्केल करोगे वो यूनिट इकोनॉमिक्स नेगेटिव हो जाएगी। आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ पर डिपेंड होना पड़ता है, आपको टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होना पड़ता है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो बड़ा होते ही वो मॉडल एकदम से फॉल बैक करता है, बहुत जोर से फॉल बैक करता है। रीवर्क करो, उसके ऊपर चेक करो क्या कहाँ फेल हुए थे, कौन सी चीज़ ने काम नहीं किया। इंडियन मार्केट में इन्वेस्टर्स जो हैं वो कम हैं, फाइनेंसर्स ज़्यादा है। जो इन्वेस्टर है वो विजन में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, इन्वेस्टर बुक में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो फाइनेंसर है। सो मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर का और फाउंडर का अगर विजन अलाइन हो रहा है, ओके, देन दे शुड मैरी ईच अदर, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। मेरा एक सलाह है ओके, आने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सर स्टार्टअप करना है या बिजनेस करना है तो आपको एक विजन, कुछ बड़ा विजन लेके चलना चाहिए। मंजिल पे पहुंचने के बाद तो आपने बहुत सारे लोगों की कहानियां सुनी हैं, पर बिटवीन द जर्नी, जब लोग अपनी जर्नी के बीच में होते हैं, मध्यांतर में होते हैं, उसके बीच में किसी की जर्नी को समझना, ये भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स हैं जो भी बिटवीन द जर्नी में है, मिस्टर रवि जैन, फाउंडर ऑफ कार मित्रा। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि वो अपनी जर्नी में आगे किस तरीके से बढ़ रहे हैं। वो एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हैं और अपना एक स्टार्टअप कर रहे हैं। तो मजे की बात ये है, कॉर्पोरेट और स्टार्टअप का जो फर्क है हम आज अच्छी तरीके से उनसे समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं रवि जी के साथ। हेलो रवि। हाय दीपक, थैंक यू। आई एम गुड। और आपके बारे में आज कुछ हम जानना चाहेंगे दर्शकों के साथ। तो आपकी बारे में कुछ, आपकी जर्नी के बारे में आप बताएंगे कि जैसे आपने एजुकेशन कहाँ से हुई, आपने कॉर्पोरेट कैसे चुना और उसके बाद आप स्टार्टअप्स में कैसे आए? देखिए मेरी जर्नी जैसे 90s के ग्रोन अप बच्चों की होती है, हाँ, वैसी ही जर्नी है। अच्छा। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में है, फादर गवर्नमेंट जॉब में है, वहाँ से रिटायर हुए हैं और गवर्नमेंट स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई। उसके बाद में दो ही ऑप्शन होता है कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। सो साइंस मैथ्स ले ली, इंजीनियरिंग की तरफ रुझान था एंड मैंने बीटेक किया डेयरी टेक्नोलॉजी में। ओके। एक अलग सा कोर्स था, उसका मेन उद्देश्य यही था कि बस पास होते ही नौकरी मिल जाएगी, दूध कभी खत्म होने वाला है नहीं। तो डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक करने के बाद में मेरी जॉब लगी, फर्स्ट जॉब अमूल डेयरी में। ओके। उसके बाद मैंने स्विच किया और कैडबरीज में मैंने स्विच किया। वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि MBA करना बहुत ज़रूरी है अगर लाइफ में आगे बढ़ना है कॉर्पोरेट में। देन मैंने MBA की तैयारी शुरू करी, कैट का एग्ज़ाम दिया, अच्छे कॉलेज से MBA किया। वहाँ से कैंपस इंटरव्यू में पास सेलेक्ट होने के बाद महिंद्रा फाइनेंस में जॉब ली। महिंद्रा फाइनेंस में जॉब करते हुए मेरी राजस्थान में आई वाज पोस्टेड एज डिविजनल मैनेजर। ओके। ऑटोमोटिव डिवीजन के बिजनेस लोन्स एंड रिटेल लोन्स मेरे पास में थे। फिर मैंने एक और स्विच किया कि मुझे बड़ा एक्सपोजर लेना है पैन इंडिया लेवल का। तो एक फेयरफैक्स ग्रुप की NBFC इंडिया में आई थी, तो उसका कंट्री लेवल पर बिजनेस मैनेजमेंट मेरे हाथ में था। एंड उसके बाद में एक्सीडेंटली मैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आ गया। एक्सीडेंटली? ये कैसे हुआ? ये था कि मेरा एक बैचमेट था, वो एक स्टार्टअप कर रहा था एंड उसका स्टार्टअप अच्छा ग्रो कर रहा था। सो उसने मुझे कनेक्ट किया, तो मैंने अपना जॉब छोड़ के उसकी कंपनी में एज अ फाइनेंस गाय आई जॉइंड। ओके। तो वो लोग ऑपरेशंस, CEO एंड एवरीबडी वाज देयर। आई वाज काइंड ऑफ एम्प्लॉय टू देयर कंपनी विद सम इक्विटी, विद सम रेम्यूनरेशन, एंड मैं फाइनेंस देखने वाला था। ओके। कोविड आया, कोविड में वो कंपनी बंद हो गई। अच्छा। तो अब लगा कि नहीं, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है वहाँ मेरा विजन बना 2 साल। ओके। उस विजन से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, अब जॉब में जाने से बेटर है कि अपना ही बिजनेस खड़ा किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप की जाए। तो फिर आपकी यात्रा कैसी रही उसमें? तो मेरी कैसे आपने डिसाइड किया कि आप
आप उस टाइम एक फाइनेंस में थे और आपने एक कार मित्रा है जो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, आपने ऐसा स्विच क्यों किया? सर ऑटोमोबाइल जो है वो बचपन से बहुत पसंद था। ओके। अगर मुझे चांस मिलता तो मैं शायद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जरूर करता। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो थर्मोडायनामिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ओके। ठीक है। एंड वो हमेशा से मेरी ब्लड एंड स्वेट था कि मुझे ऑटोमोबाइल बहुत पसंद है, तो मैं ये चीज़ ज़रूर करूँगा। मुझे मौका मिला तो मैंने ऑटोमोबाइल को ही, अपना पैशन को ही मैंने अपना बिजनेस बनाया। ओके। तो रवि, जैसे आपने बिजनेस शुरू किया और उससे पहले आप एक कॉर्पोरेट जॉब में थे, बिजनेस में आपने एक स्टार्टअप, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए आपने, क्या फर्क देखा दोनों में आपने? बिजनेस में और कॉर्पोरेट लाइफ में जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है कि कॉर्पोरेट में सब कुछ सॉर्टेड है। ओके। फ्रॉम डे वन आपको पता है कि क्या प्रोडक्ट है, क्या मार्केट है, कौन बेचेगा, कितने में बिकेगा, प्राइस क्या है, मार्जिन्स क्या है, वो पहले से डिसाइड, पेमेंट साइकिल्स क्या है, लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी प्री डिसाइडेड एंड इन स्ट्रक्चर, एंड इट इज टोटली कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड। एंड उसमें आप एक एनवायरनमेंट में आते हो और आप एक ही चीज के ऊपर वर्किंग कर रहे हो। दिस इज कॉर्पोरेट। ओके। ठीक है। आपको 1 तारीख को सैलरी आना फिक्स है, आपका अप्रेजल फिक्स होता है, हर चीज फिक्स है कि ये होगा। और स्टार्टअप में, स्टार्टअप एक ऐसा जर्नी है जहां पर ये कुछ भी फिक्स नहीं है। ओके। करेक्ट। कुछ भी फिक्स नहीं है। आपका मार्जिन, आपका प्राइसिंग, एवरीथिंग आप एक्चुअली क्या है, ये सब खुद ही लर्निंग बाय डूइंग वाला मॉडल है कि आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उस प्रॉब्लम के ऊपर आपने एक बिजनेस खड़ा करने का प्लान बनाया, बिजनेस प्लान बनाया, आपने उस बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट किया। जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस मोमेंट में क्या होता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कंपटीशन भी आता है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं, मैन पावर इश्यूज भी आते हैं, है ना, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज भी आते हैं, काफी सारे इश्यूज उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे आप अपने मॉडल को इवॉल्व करते हो एंड देन एक पॉइंट आता है जहां पर आपको लगता है कि अब ये चीज मेरी सेट हो गई है, और फिर आप उसके ऊपर बिल्डअप करते हो। ओके। तो जो आपने जैसे बिजनेस किया, तो बिजनेस की जर्नी के बारे में आप बताएंगे। बिजनेस की जर्नी में क्या आपके साथ सब कुछ अच्छी चीजें रही, अप एंड डाउन्स आए, क्या आपके अनुभव रहे उस बारे में? मेरे जो बिजनेस की जर्नी है वो पहले दिन से ही डिफाइंड थी कि ये चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग क्यों थी? क्योंकि मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी मई 2020 में। ओके। वो टाइम था जब फर्स्ट कोविड वेव चल रही थी, सब कुछ अनसर्टेन था, मार्केट कब खुलेगा कोई पता नहीं, लॉकडाउन कब खुलेगा कुछ पता नहीं। उस समय हम सोच रहे थे कि आपदा में अवसर की तलाश कर रहे थे। ओके। ठीक है। एक अवसर मिला। हाँ, उस अवसर को हमने यूटिलाइज किया, कुछ इनोवेशन लगाए, प्रोडक्ट डेवलप किए। उस समय गाड़ियों को सैनिटाइज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो जिसके लिए हमने वर्किंग किया और व्हीकल्स को सैनिटाइज करने के लिए कार मित्रा ने अपना मिशन एज ए कंपनी शुरू हुई। ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे चलने लगी, थोड़ी सी कंपनी बिल्डअप होने लगी, तो सेकेंड लॉकडाउन आ गया, फिर चैलेंज आया। तो जो फर्स्ट मॉडल था वो मॉडल फिर से चेंज हो गया। जो एम्प्लॉय, जो टीम बनी थी, वो सारी टीम वापस से डिसमेंटल हो गई, कैश फ्लो इश्यूज आ गए, पेमेंट्स स्टक हो गए। सो लॉट ऑफ टर्बुलेंस वाज देयर इन फर्स्ट लॉकडाउन, इन सेकेंड लॉकडाउन। सेकेंड लॉकडाउन खत्म होने के बाद में बहुत सारी चीजों में मार्केट में सिनेरियोज चेंज हो गए। वैसे ही आप ये जान सकते हैं कि इन्होंने, देखो, एक लॉकडाउन से दूसरे लॉकडाउन में बहुत सारे सीनियर चेंज हो गए, तो आपने इस फेलियर को किस तरीके से लिया? काफी सारे लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल। एक स्टडी है कि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हुए। ओके। अब वो स्टार्टअप्स फेल होने के क्या कारण थे, इनमें मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, लेकिन जो स्टार्टअप फेल हुए ना, उनका ये कहना है, मतलब उनका ये मानना है कि हमारा मॉडल अब नहीं चल रहा है, या कैश फ्लो इशूज है, या फंडिंग नहीं आ रही है। मेरा यहाँ पर थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंट है। अच्छा, बताएंगे आप? सर, मेरा मानना है कि फेलियर जो है वो एक पर्टिकुलरली मॉडल की हो सकती है। ओके। राइट। आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, एक बिजनेस मॉडल बनाया, उस बिजनेस मॉडल को मार्केट में टेस्ट किया। व्हेन यू आर टेस्टिंग दैट मॉडल इन द मार्केट, हो सकता है मार्केट आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे, हो सकता है नेगेटिव दे,
ये भी हो सकता है कि स्मॉल स्केल पर आपका यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छा हो। अब जैसे ही आप स्केल करोगे वो यूनिट इकोनॉमिक्स नेगेटिव हो जाएगी। करेक्ट। एंड व्हेन यू स्केल अप योर बिजनेस एंड यूनिट इकोनॉमिक्स गोइंग डाउन, योर लॉसेस विल बी पाइल्ड अप लाइक एनीथिंग। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि आप जब शुरुआत में किसी चीज को छोटे लेवल पे करो तो आपका बहुत ज्यादा टेंशन होता है। यस। लेकिन जब आप स्केल करते हो तो आप उस लेवल पे उस ऑपरेशन को मॉनिटर नहीं कर सकते, पर्सनलाइज अटेंशन वहां चला नहीं दे पाते। आपको बहुत सारे एम्प्लॉइज पर डिपेंड होना पड़ता है, आपको टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होना पड़ता है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, आपको अपने मॉडल के लिए बहुत सारी स्केल अप करने के लिए हर जगह पर अलग अलग वेंडर्स चाहिए होते हैं। छोटे लेवल पर बहुत सारी चीजें सॉर्टेड होती है, ठीक है। तो बड़ा होते ही वो मॉडल एकदम से फॉल बैक करता है, एक बहुत जोर से फॉल बैक करता है, वहां पर अपने को संभालने की जरूरत। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो फेल है वो मॉडल होता है, इंसान नहीं होता? नहीं, कोई भी बिजनेस फाउंडर, मैं सभी के लिए कहना चाहूंगा कि कोई भी एंटरप्रेन्योर कभी फेल नहीं होता। उसका एक मॉडल हो सकता है कि फेल हो जाए, दूसरा सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए कई सारे ऐसे फाउंडर्स होते हैं जिन्होंने एक दो बिजनेसेस किए, नहीं चले, उसके बाद वो किसी एक नए स्टार्टअप्स को उन्होंने शुरू किया और वो अच्छी तरह से कर देता है। तो इसका आपका ये कहना सही है कि भाई इंडिविजुअल इंसान कोई फेल नहीं होता, वो मॉडल फेल होता है। बट क्या कई लोग एक्सेप्ट करते हैं? आपने एक्सेप्ट किया इस चीज को सर? जब आपका मॉडल फेल हो रहा था तो फेलियर्स को एक्सेप्ट करने से ज्यादा एक क्वालिटी की जरूरत है। एक्सेप्ट तो हर को करना पड़ता है। जब आप फेल हो गए तो देयर इज नो वे अदर देन एक्सेप्टिंग इट। ओके। तो मेरा मानना ये है कि फेलियर को एक्सेप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई करता है, कर लेता है। लेकिन आपको एजाइल होना पड़ेगा। एजाइल मीन्स एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। आप अगर फेल हुए तो इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ चेंज करना है, एंड देन यू चेंज, रीवर्क करो, उसके ऊपर चेक करो क्या कहाँ फेल हुए थे, कौन सी चीज ने काम नहीं किया, फिर उस चीज को दोबारा से सही करके देन ट्राई अगेन। वो नहीं चला तो देन ट्राई, मेक इट मोर एफिशिएंट एंड देन अगेन ट्राई। इवॉल्व करना पड़ेगा, आपको एजाइल होना पड़ेगा। हाँ, इंडस्ट्री छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। हमने कार मित्रा में बहुत सारे मॉडल्स को पाइवट किया, लेकिन हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं छोड़ी। ग्रेट। बट आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक चैलेंज नहीं देखते हैं? जैसे हम भी देखते हैं कि आपका ज्यादातर जो कंपटीशन होता है अनऑर्गेनाइज लोगों के साथ होता है, ठीक है। एक जना कोई आप प्रोडक्ट दे रहे हो कि मान लो आप ड्राइक्लीन दे रहे हो 2000 रुपीज में, मार्केट में 1000 रुपये में भी मिल जाती है, आप कैसे समझाते हो उनको? ऐसी चीजें होती है आपके साथ? ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, जैसा आप बोल रहे हैं मार्केट है, वैसे ही कस्टमर्स भी हैं, ठीक है। कुछ कस्टमर्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड जगहों पर जाते हैं, वहां पर वो एक सर्विस के मतलब 10x भी पे कर रहे होते हैं। फिर थोड़े मॉडरेट लेवल के कस्टमर होते हैं, वो उसी सर्विस के 2x भी पे कर रहे होते हैं। और फिर एक थर्ड लेवल ऑफ कस्टमर्स आर ऑल्सो देयर, जिनको वो सर्विस x अमाउंट में ही चाहिए। तो आपका कस्टमर सेगमेंटेशन डिफाइन करता है कि आपकी प्राइसिंग क्या रहेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, ब्रांड पोजीशनिंग क्या रहेगी। करेक्ट। तो हमने भी अपना एक कस्टमर सेगमेंट बना लिया। ऑटोमोबाइल एक इतना बड़ा मार्केट है जिसमें आज की डेट में अगर मैं बात करूं, जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर और जितनी गाड़ियां इंडिया में बिक रही हैं, वो फैसिलिटीज उन गाड़ियों की सर्विस करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ओके। ह्यूज गैप इज देयर। तो रवि, जैसे मैं कई बार आपसे पहले भी मिला हूं, मैं रवि के साथ, मेरे फ्रेंड भी हैं, तो कभी हमारा डिस्कशन होता है। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग उनके साथ डिस्कशन मेरा पहले हुआ था, तो मैं उसके बारे में चाहता हूँ कि ऑडियंस भी थोड़ा समझे। जैसे स्टार्टअप्स में लोग फंडिंग्स के लिए जाते हैं, है ना, और एक बार हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था फंडिंग के मामले में। जैसे मैं अभी इस चीज के लिए अभी इतना ओपन नहीं रहता हूँ, बट आप कह रहे, तो वहां आपने क्या फर्क देखा? और ये ऑडियंस के लिए जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट में जब वो फंडिंग लेने जाते हैं तो मार्केट उनको कैसे ट्रीट करता है। देखो, कोई भी स्टार्टअप फाउंडर जब बूटस्ट्रैप होता है और फंडिंग लेने जा रहा है, तो वो मार्केट में एंजल इन्वेस्टर से मिलता है, कुछ और इन्वेस्टर से मिलता है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड ऑब्जर्वेशन सर ये रहा है कि मार्केट में, इंडियन मार्केट में इन्वेस्टर्स जो हैं वो कम हैं, फाइनेंसर्स ज़्यादा हैं। ये बोलते हैं कि हम वीसी हैं, हम इन्वेस्टर्स हैं,
उनकी डेफिनेशन चेंज हो जानी चाहिए। दे शुड कॉल देमसेल्फ एज फाइनेंसर्स नॉट इन्वेस्टर्स। एंजल फाइनेंसर। एंजल फाइनेंसर्स है, एंजल इन्वेस्टर्स नहीं है। रवि, आप ऐसे डिफरेंस कैसे क्या नाम मानते हो कि एक फाइनेंसर और एक इन्वेस्टर, लोगों को कैसे पता चले कि आप किसी इन्वेस्टर से मीटिंग कर रहे हो या फाइनेंसर से कर रहे हो? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, एबिटा पॉजिटिव है, आपकी बैलेंस शीट क्या है, आपकी बैलेंस शीट क्या है। ओके, ठीक है, ये चीज जब मैं खुद फाइनेंसर था, हाँ, मैं देखता था। ओके, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। मतलब आपका ये कहने का मतलब है जो बैंक सवाल पूछती है, अगर वो सवाल आपसे इन्वेस्टर पूछ रहा है तो वो फाइनेंसर है। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो इन्वेस्टर है वो विजन में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, इन्वेस्टर बुक में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो फाइनेंसर है। ओके, अगर वो विजन में पार्टिसिपेट कर रहा है, फ्यूचर में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो इन्वेस्टर। बट कोई भी इंसान बुक तो देखना चाहेगा। सर, एक कंपनी जिसकी एजिंग 3 से 4 साल की है, ओके, कोई भी स्टार्टअप 2-3 साल 4 साल की एजिंग वाले जिनको फंड रेस करने के लिए जाते हैं, उनके पास क्या बुक होगी सर? वो अपना मॉडल ही इवॉल्व कर रहे हैं। ओके, एक बार चले, फेल हो गए, फिर चले, फिर फेल हो गए, फिर बनाया, फिर फेल हो गए। तो उस बुक के अंदर ये निचोड़ होता है पूरे मॉडल्स जो उन्होंने ट्राई किए। तो क्या है कि इन्वेस्टर को यूनिट इकोनॉमिक्स देखनी चाहिए बुक्स से ज्यादा, या वो भी नहीं देखनी चाहिए आपके नजरिए? मेरे नजरिए से सर, यूनिट इकोनॉमिक्स स्मॉल स्केल में कुछ होगी, लार्ज स्केल में कुछ और होगी। ये बात तो सही है। एक यूनिट इकोनॉमिक्स एक सिटी में कुछ और लेकिन होगी। इससे उस फाउंडर का माइंडसेट तो समझ में आता है ना कि ये फाउंडर क्या बना सकता है। सर, माइंडसेट समझने के लिए विजन समझना जरूरी है। ओके, सो मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर का और फाउंडर का अगर विजन अलाइन हो रहा है, ओके, देन दे शुड मैरी ईच अदर, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ये इनकी बात बिल्कुल सही है कि जब आप किसी के सामने फंडिंग के लिए जाते हैं, कई बार आप स्टार्टअप्स करते हैं और इन स्टार्टअप्स को फंडिंग की जरूरत होती है, तो एक दो पॉइंट इन्होंने दिए हैं, ये जरूर आप देखिए कि आप जिनके साथ अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फाइनेंसर हैं या इन्वेस्टर्स हैं। एब्सोल्युटली, है ना? या यस, मेरा एक सलाह है ओके, आने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि आप अपने बिजनेस मॉडल को उस तरीके से इवॉल्व करो कि आपके पास एक बेसिक मिनिमम सर्वाइवल बचा रहे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को कंप्लीटली यूटिलाइज करो उस बेसिक मिनिमम को टेस्ट करने के लिए। ओके, जब वो चल जाए, थोड़ा सा बड़ा करो, उसके बाद में आप कोशिश करो कि इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो देयर आर गवर्नमेंट सपोर्ट इज अवेलेबल, बैंकिंग का बहुत अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है जो कह करके लेते हैं कि हम फाइनेंस कर रहे हैं। ओके, तो यू आर सॉर्टेड, योर टाइम इज नॉट वेस्टेड इन अदर थिंग्स। मैंने देखा है सर, बहुत सारे फाउंडर्स का समय खराब हो जाता है, अपना पूरा साल फंड रेज में लगा देते हैं, बिजनेस नहीं कर पाते, और फिर वही फंड रेजिंग वाले क्वेश्चंस जो आते हैं उनका वो जवाब नहीं दे पाते। तो मेरा आपके साथ रवि जी एक सवाल ये रहेगा कि जो नए लोग, आजकल मैं कई लोगों से मिलता हूँ तो मेरा ये देखता हूँ कि एक नया जो कॉलेज स्टूडेंट है उसको भी ये रहता है स्टार्टअप करना है। आपका अनुभव कॉर्पोरेट लाइफ भी रहा है और आपका अनुभव स्टार्टअप भी रहा है। किसी इंसान को स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर जर्नी की तरफ बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करे? ये जॉब में जाना चाहिए, ये सिर्फ कई लोग खाली फैंसी, आजकल एक वर्ड हो गया है सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, उसके लिए भी चले जाते हैं और फिर वो प्रॉब्लम बहुत सारी, वो जो चीजें हैंडल नहीं कर पाते हैं। देखिए दीपक, बहुत सारे लोग एक पीयर प्रेशर या पीयर ग्रुप उसमें रहते हैं, एग्जैक्टली, ऑरा में रहते हैं। और अगर आपके सारे फ्रेंड्स स्टार्टअप कर रहे हैं तो बोलेंगे मैं भी करूँ, तो अगर ऐसा है तो प्लीज ना करें। बहुत सारे लोग ग्लैमर से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि उसको 100 करोड़ मिला, उसको 1000 करोड़ मिला, 30 साल एज की उम्र में वो 2000 करोड़ का स्टार्टअप बना लिया, यूनिकॉर्न बन गया। उस ग्लैमर में भी ना जिए। रियलिटी बहुत अलग होती है और ग्लैमर बहुत अलग होता है। तो दोनों तरह का ग्लैमर, अगर आप खुद को अपने आप को जज करना है तो अगर उसको स्टार्टअप करना है तो उसका क्या विजन होना चाहिए? आपने जैसे स्टार्टअप के लिए आपका क्या विजन है? सर, स्टार्टअप करना है या बिजनेस करना है तो आपको एक विजन, कुछ बड़ा विजन लेके चलना चाहिए। कैसे? एक टर्म है सर हमारे मैनेजमेंट में और कॉर्पोरेट में, मायोपिक विजन, मायोपिक थॉट। ओके, अगर आपका थॉट प्रोसेस मायोपिक है कि भाई मुझे बस बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे बस ग्लैमरस बनना है, आई वॉन्ट टू कम ऑन टीवी, आई वॉन्ट टू कम ऑन स्टेज,
मैं भाषण देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मत जाइए। मैं मना नहीं कर रहा, बहुत लोग सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में एक बिजनेसमैन का, एंटरप्रेन्योर का जो विजन होता है ना, वो बहुत बड़ा होना चाहिए। वो विजन ये हो सकता है कि आई शुड क्रिएट समथिंग बिग। बहुत सारे लोगों की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम पर मैं काम कर रहा हूँ, एक ब्रांड बना रहा हूँ जिसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी फैमिलीज, आने वाले बच्चे, मतलब ही शुड थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ओके, मतलब पब्लिक का वो हर किसी का एक विजन होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, वो विजन होना चाहिए। लार्जर विजन, लार्जर विजन है, लार्जर विजन के साथ से बिजनेस में आना चाहिए, नहीं तो करियर के लिए खूब सारे ऑप्शंस हैं। यस, क्योंकि यहाँ डे टू डे हसल ज्यादा है, बहुत मेहनत वाली जर्नी है सर, बहुत स्ट्रगल है, लेकिन रिवार्ड्स भी हैं, और जितना बड़ा विजन आप लेके चलोगे उतनी ज्यादा स्ट्रगल आएगी। रवि, एक और चीज जो मैं आना आपसे के साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि एक चीज मैंने देखी कि स्टार्टअप में उस स्टार्टअप के प्रोडक्ट से ज्यादा उसकी स्टोरी बिकती है। इससे कितना सहमत है आप? देखिए, कोई भी स्टार्टअप हो या कोई कॉर्पोरेट हो, हर जगह जो ब्रांड स्टोरी है वो ही सेल हो रही है। बिकॉज हमें टीवी पर एक 30 सेकंड का ऐड आता है, हाँ, 2 मिनट्स में मैगी रेडी, और बच्चे, फैमिलीज, वो उनके माइंड में वो सेट हो जाता है कि 2 मिनट में बन जाता है, तो इट इज इजी टू कंज्यूम, बनाना इजी है ना, तो वो स्टोरी से ही प्रोडक्ट चलता है। ओके, अदरवाइज आप मैगी को बेचना बड़ा मुश्किल काम है। और क्या फाउंडर की स्टोरी होनी चाहिए? क्योंकि आजकल फाउंडर की स्टोरी बहुत ज्यादा ग्लैमर के साथ हमारे पास आ रही है, तो वो काफी सारे सक्सेसफुल लोगों की आती है, तो हमें उनकी बिटवीन द जर्नी, उनका रॉ, उनके हसल्स पता नहीं है, तो उससे इम्प्रेस होके स्टार्टअप्स में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर लोग, अगर आप आजकल एक फैशन बन गया है स्टार्टअप्स के बारे में, तो वो क्या है, वो स्टोरी से ही, तो बिल्कुल फाउंडर की स्टोरी से ही सुन के आ रहे हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हर फाउंडर की स्टोरी है, और उसको उसकी स्टोरी से इंस्पायर होना चाहिए लोग, होना चाहिए। मैं भी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा फॉलोअर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी उनको फॉलो किया है, उनकी स्टोरीज हैं, तभी तो आज हम उनको पढ़ रहे हैं, वो आज भी जिंदा है ना हमारे बीच में। ओके, तो दैट्स हाउ एक कोई भी बिजनेस, बड़ा बिजनेस बना रहा है, तो उसकी स्टोरी, फाउंडर की ब्रांड वैल्यू वो होनी ही चाहिए। सो आज हमने रवि की स्टोरी को देखा, जो अभी बन रही है, और वो अभी मध्यांतर में। तो बिटवीन द जर्नी में ऐसे ही और गेस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जर्नी के बीच में, जिनसे आप बहुत कुछ सीख पाए कि वो कैसे अपनी स्टोरी को डेवलप करें। अगर आपकी भी कोई स्टोरी आप बना रहे हैं, तो आप जरूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के। थैंक यू वेरी मच, और हमसे जुड़े रहिए बिटवीन द जर्नी में।